तो नया सवाल लेते हैं। A grandfather has 3 grandchildren. No, 7 grandchildren. He daily takes 3 of them to zoo. Not taking the same group more than once. How many trips will तो देखो कितने ट्रिप्स ग्रैंडफादर लगाएगा। तो 7 बच्चे, उनमें से वो किसी भी 3 को सेलेक्ट करता है तो एक नया ग्रुप बनता है और हर बार वो जू जाता है ना। तो इतने डिफरेंट ग्रुप्स बन पाएंगे तो इतनी बार ग्रैंडफादर जाएगा। अब इन 7 ग्रैंड चिल्ड्रन में एक का नाम है अमित। पूछा है कि अमित कितनी बार जाएगा। तो अमित बैठा हुआ है ग्रैंडफादर के साथ यहाँ जाने के लिए, है ना। ग्रैंडफादर हर बार 3 नए लोगों के ग्रुप के साथ जाता है। तो 6 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से 2 को यहाँ जाना है अमित के साथ। तो 6C2 तरीके से हम 2 बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उतनी बार अमित जा पा रहा होगा, है ना। ठीक है, नोट फर्स्ट पॉइंट, NCR is equal to NCN minus R। ये हम फॉर्मूले के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं कि NCR की वैल्यू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R होती है। और इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N माइनस N माइनस R। तो हमें दिख रहा है सेम आ रहा है ना। वर्बली भी कर सकते हैं कि अगर मैं मेरे को बोलूं कि n में से 8 चीजें सेलेक्ट करनी है, उसके तरीके निकाल। एग्जांपल ले लेते हैं, 10 में से मेरे को 3 चीजें सेलेक्ट करनी थी, है ना। 10 में से 3 चीजें सेलेक्ट करनी थी तो उसको मैं लिख सकता था 10C3। दूसरा आदमी बोलता कि 10 में से 3 चीजें मेरे को सेलेक्ट करनी है ना, मैं एक काम करता हूँ 10 में से 3 चीजें सेलेक्ट करके फेंक देता हूँ। सॉरी, 10 में से 7 चीजें सेलेक्ट करके फेंक देता हूँ, तो मेरे पास 3 का सिलेक्शन बच जाएगा। 10 में से 3 चीजें मेरे को अपने पास सेलेक्ट करके रखनी थी, तो 10C3 तरीके से किया मैंने। किसी और ने कहा कि 10 में से 7 चीजें उठा के मैं फेंक देता हूँ, इतने तरीके से कर सकता हूँ। तो 3 चीजें उसके पास बच गई, तो दीज टू मस्ट बी सेम।
है ना। ओके तो n में से r चीजें सेलेक्ट करो, या n में से r चीजें सेलेक्ट करने का मतलब ये भी है कि n में से n माइनस r चीजें रिजेक्ट करो, है ना। सेकंड, NCR is equal to n minus 1 CR minus 1 plus n minus 1 CR। n में से r चीजों को सेलेक्ट करना इज इक्वल टू n माइनस 1 में से r माइनस 1 चीजों को सेलेक्ट करना, या फिर n माइनस 1 में से r चीजों को सेलेक्ट करना, इसका सम जो है इसके बराबर है। तो अगेन इसको हम जो इसका फॉर्मूला होता है उसको एक्सटेंड करके इसको खोल दो, वहां से प्रूफ हो जाएगा। मैं वर्बली प्रूफ करके दिखाता हूँ कि n को सोच लो कि n प्लेयर्स हैं और मेरे को r की टीम बनानी है ना, क्रिकेट टीम बनानी है r प्लेयर्स की। तो कोई गिनने को ऐसे बोल सकता है n में से r की टीम बनानी है, तो NCR तरीके होगा टीम बनाने के लिए, है ना। एक आदमी गिनना चाहता है, नहीं मैं इस तरीके से गिनूंगा कि KL राहुल कितनी बार खेल रहा है, कितनी ऐसी जो टीमें मैं बना सकता हूँ उनमें से कितनी टीमें ऐसी हैं जिनमें KL राहुल प्रेजेंट है और जिनमें KL राहुल प्रेजेंट नहीं है। तो उसने बोला कि KL राहुल प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो KL राहुल अगर प्रेजेंट होना ही चाहिए तो उसके तरीके कितने होंगे कि टोटल n में से r की टीम बनानी थी। अब मैंने KL राहुल को सेलेक्ट करके पहले से रखा हुआ, तो बचे हुए n माइनस 1 में से अब मेरे को r माइनस 1 चीजें सेलेक्ट करनी है ना, और एक KL राहुल था ही तो r की टीम बन गई। या फिर KL राहुल को सेलेक्ट नहीं करना, ऐसी कितनी टीमें पॉसिबल है जिसमें KL राहुल है ही नहीं, तो KL राहुल को हमने निकाल दिया। अब n माइनस 1 में से मेरे को r सेलेक्ट करना है ना। तो ये सेम होना चाहिए ना, क्योंकि जितनी भी टीमें बच रही होंगी उसको हम हमेशा इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें KL राहुल खेल रहा है या नहीं खेल रहा है ना। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्टिकुलर आइटम इज ऑलवेज सेलेक्टेड। वो आइटम नहीं है लेकिन यहाँ पे आइटम है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आइटम को हमेशा सेलेक्ट कर, ये नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्टिकुलर आइटम इज नेवर सेलेक्टेड। ठीक है ना। In a plane, there are 6 parallel lines in one direction. And 5 parallel lines in another. How many parallelogram can be formed?
तो अगेन अगर हो भी गया हो तो मैं फिर भी ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमने पहले दिन पढ़ा था कि हमें अपने टास्क को डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या है? पैरेललोग्राम बनाना। हमें 6 पैरेलल लाइंस दी हुई है एक डायरेक्शन में। और 5 पैरेलल लाइंस दी है दूसरे डायरेक्शन में। कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को एक डायरेक्शन में 2 पैरेलल लाइन और दूसरे डायरेक्शन में 2 पैरेलल लाइन, है ना? 4 लाइन से 2 पेयर्स ऑफ 2 पैरेलल लाइन से हमें पैरेललोग्राम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन और ये लाइन ली एक डायरेक्शन में, ये लाइन और ये लाइन ली दूसरे डायरेक्शन में, तो मेरे को ये वाला पैरेललोग्राम है ना। सिमिलरली मैंने ये और ये लिया एंड ये और ये लिया, तो मेरे को ये पैरेललोग्राम मिला। तो हमारा टास्क क्या है? पैरेललोग्राम बनाना। उसके लिए 2 पैरेलल लाइन एक डायरेक्शन में सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और 2 दूसरी डायरेक्शन में, उससे अपने आप एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो 6 में से मैंने 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट कर ली एक डायरेक्शन में और 5 में से 2 दूसरे डायरेक्शन में। ये दोनों काम कर लिए, तो ये काम कंप्लीट करने के बाद हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा। ठीक है ना? चलो अगला सवाल करो। एक रेगुलर चेसबोर्ड में कितने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स होते हैं? तो चेसबोर्ड में कितने रेक्टेंगल्स हैं? तो ये पिछले सवाल की तरह हो गया। चेसबोर्ड में जितने भी पैरेललोग्राम बन रहे हैं सबके सब रेक्टेंगल है। एक चेसबोर्ड में कितनी वर्टिकल लाइंस है? 9 वर्टिकल लाइंस। 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में एक बॉक्स बनता है ना? 3 के बीच में 2 बॉक्स बन रहा है, तो देयर आर 9 वर्टिकल लाइंस। तो 9 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर दो वर्टिकल और 9 हॉरिजॉन्टल में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, है ना? कितना आ रहा है ये? 1296 36 स्क्वायर, राइट? ये हो गया पहला रेक्टेंगल। सेकंड स्क्वायर्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर मैं स्क्वायर काउंट करूंगा तो एक दूसरे सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं। मतलब मैं रेगुलर चेसबोर्ड ना लेके एक नई फिगर बना रहा हूँ। सोचो ये 5 वर्टिकल लाइंस है और ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं अगर मेरे को काउंट करना? तो पहले मैं काउंट कर रहा हूँ 1 into 1 वाले स्क्वायर। तो ये रहा 1, ठीक है, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। सिमिलरली इसी फैशन में एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा।
तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू 3 1 इंटू 1 वाले स्क्वायर है ना। अगर मेरे को बोले कोई 2 इंटू 2 वाले स्क्वायर कितने, 1 2 3, ठीक है 3 है ना। जब ये दोनों लिए, फिर हमने ये दोनों लिया, फिर हमने ये और ये लिया, और ऐसी वर्टिकली काउंट करें तो 1 और ये 2, तो 3 इंटू 2। सिमिलरली मैं 3 इंटू 3 वाले काउंट करूं, 1 और ये 2। ऐसी वर्टिकली काउंट करूंगा तो एक ही काउंट कर पाऊंगा, तो 2 इंटू 1। तो समझ में आया होगा थोड़ा। तो ऐसे ही चेस बोर्ड में जाओ, 9 वर्टिकल लाइन है, एक एक करके हमें 1 इंटू 1 वाले 8 इंटू 8 मिलेंगे, 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल, दो दो करके गिनने लगेंगे हम, है ना। तो देखो हमने शुरुआत करी है पहले और तीसरे लाइन को सेलेक्ट करके, फिर दूसरे और चौथे लाइन को सिलेक्ट करके, है ना। तो ओवरऑल 7 इंटू 7 बचेगा। क्यों? क्योंकि जब हम 1 इंटू 1 का सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो पहला और दूसरा इससे स्टार्ट कर रहे थे, है ना। जो तुम सोचो कि दूसरी वर्टिकल लाइन थी वो 2 थी, अभी हमारा जो पहला बॉक्स बन रहा है उसकी दूसरी वर्टिकल लाइन ये यहां से शुरुआत कर रहे हैं, तो एक कम हो जाएगा, है ना। चाहे तो फिगर बना लो, यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा ढंग से, इसलिए नहीं बना रहा। ऐसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 अगर ऐसे आ रहे हैं तो 2 इंटू 2 के 3, 1 2 और 3 आएंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर 3 इंटू 3 के देखोगे तो 6 इंटू 6, 4 इंटू 4 के देखोगे तो 5 इंटू 5, एंड सो ऑन करते करते 8 इंटू 8 का देखोगे तो एक ही बॉक्स बनेगा, है ना। तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो ये 8 9 72 अपॉन 6, 12 इंटू 70, इतने स्क्वायर, एक रेगुलर चेस बोर्ड, ठीक है ना। बोलो। आगे सवाल करो। तो 5 डिजिट नंबर बनाना, 3 इवन डिजिट को यूज करके और 2 ऑड डिजिट को यूज करके। तो 1 से लेके 9 तक डिजिट, अच्छा देखो ऐसा दिया रहता है ना गिवन डिजिट 1 to 9, तो ये एज्यूम कर लेना है कि हमें रिपीटेशन करना नहीं है, अदरवाइज मेंशन होगा कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। लेकिन जब ऐसे लिखा जाता है ना गिवन डिजिट्स, तो उसको हमें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, एक बार यूज हो गया अब नहीं यूज सकता। तो इसमें 4 इवन नंबर है और 5 ऑड, है ना। तो कोई से भी 2 ऑड सेलेक्ट कर लो और 4 में से कोई से भी 3 इवन सेलेक्ट कर लो। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर इन पांचों को फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे में बोला हुआ है कि जो इवन डिजिट्स है वो ऑड प्लेसेस पे होनी चाहिए, यानी इवन डिजिट्स
यहाँ यहाँ फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ पोजीशन पे यूज है। तो हमने ऑड नंबर ऐसे सेलेक्ट कर लिए, इवन नंबर ऐसे सेलेक्ट कर लिए, लेकिन अब कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो कंस्ट्रेंट को पहले फुलफिल कर लेंगे। फैक्टोरियल 3 से इवन डिजिट्स को ऑड प्लेसेस पे रख देंगे, और फैक्टोरियल 2 से फिर बाकी बचे हुए 2 डिजिट्स को 2 प्लेसेस पे, है ना। अगला सवाल है कि 5 डिजिट नंबर ऐसे कितने फॉर्म किए जा सकते हैं कि पहला डिजिट जो होगा उस नंबर का दूसरे से बड़ा होगा, वो तीसरे से बड़ा होगा, वो चौथे से बड़ा होगा, और चौथा पांचवें से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक नंबर 85431, इसमें ये डिजिट सबसे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ऐसी प्रॉपर्टी वाले कितने नंबर? देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कंफ्यूजन इसलिए होने लगता है क्योंकि लोग पहले सेलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं। सॉरी, गलत बोल रहा हूँ। सेलेक्ट कर लोगे तो अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें सेलेक्ट करने के साथ साथ अरेंज करोगे तो कंफ्यूजन होगी। एनीवेज क्या बोलना चाह रहा हूँ कि टोटल 10 डिजिट है ना, कोई भी बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इन 10 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो, इन 10 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो, तो 5 डिजिट आ गए हमारे पास। उसको इस तरीके से लिखने का कितने तरीके? एक ही तरीका है, बोला हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो 5 नंबर अगर डिफरेंट नंबर तुम्हारे पास आ गए तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का कितना तरीका? एक ही तरीका है। तो 10C5 इज द आंसर। क्यों? सबसे बड़ा नंबर तो यहाँ पे आ रहा है ना। तो 10 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो, जो तुम बोल रहे हो वो सेकंड का आंसर है। अगर 10 में से कोई से भी 5 में सेलेक्ट कर लूं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर पे भी लगाने का एक ही तरीका है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने 0 सेलेक्ट किया हुआ इन 5 नंबरों में, तो 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो 5 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा। यानी हम 0 सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 को पहले पोजीशन पे आना पड़ेगा। यानी बचे हुए 9 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो। अब उसको असेंडिंग ऑर्डर में एक तरीके से लगाया जा सकता है, और हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट जो है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। ओके, अब एक काम करो, डीपीपी